कहते हैं कि समरकंद में एक बड़ा ही जालिम और ऐश पसंद बादशाह था। सारी रियाया उसकी हौलनाक हरकतों से तंग आ गई थी। उसके जासूसों के खौफ से लोग अपनी बहू बेटियों को तहखानों में छुपा कर रखते थे। एक मर्तबा वो भेस बदलकर शहर के गली कूचों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक हसीन दोशेज़ा पर पड़ी जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रही थी। लड़की क्या थी, हुस्न व जमाल का एक मरक़ा थी। चेहरा ऐसा ताबनाक था जैसे उस पर किसी ने चांदनी का गाज़ा मिल दिया हो। शबाब की रानाइयों में वो खुलते हुए गुलाब की तरह चमन की रानी मालूम होती थी। नज़र पड़ते ही बादशाह के दिल पर बिजली गिर पड़ी। एक निश्तर था जो जिगर के आर पार हो गया। एक मर्तबा फिर गौर से उसने उस घर को देखा और सिलकती हुई आरज़ुओं के साथ अपने महल की तरफ रवाना हो गया। उसका वजीर उसकी जिंदगी के राजों का सबसे करीबी मुहर्रम था। महल में कदम रखते ही इसने वजीर को खलवत में बुलाया और उसे अपने दिल की कैफियत से बाखबर करते हुए कहा, वजीर, आज पहली बार मैंने इंसानी पैकर में एक मह कामिल को देखा है। उसके रुख की चांदनी से आंखें खीरा हो गईं। उसके तसव्वुर में एक लम्हा दिल को करार नहीं। उसके हुस्ने क़यामत खेज ने मेरी हस्ती का सारा ज़ब्तो शकीब छीन लिया। जिंदगी में ऐसा गारत गिर होश मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। जैसे भी मुमकिन हो मेरे सिलकते हुए दिल की आग बुझाओ। वजीर ने घर का पता निशान दरियाफ्त करने के बाद बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, जहां पना, सब्र से काम लीजिए। शाही इक़्तिदार के लिए ये कोई मुश्किल मसला नहीं है। गुलामाने दौलत जहां पनाह की खुशनूदी मिजाज के लिए आसमान की कहकशां तोड़ कर ला सकते हैं। ये मह कामिल तो ज़मीन ही की मखलूक है। शाम तक वजीर ने अपने ज़हीनो शातिर मुखबरों के जरिया सारा हाल दरियाफ्त कर लिया। मालूम हुआ कि वो एक सौदागर की बेटी है। बाप को इंतकाल हुए कुछ अरसा हो गया है। इस वक्त वो अपने बूढ़े और गरीब चचा की कफालत में है। वजीर ने जैसे ही बादशाह को ये इत्तला दी, खुशी से उसकी बाछें खुल गईं। उसने फौरन ही वजीर को हुक्म दिया कि अभी उसके चचा को दरबार में तलब किया जाए और जिस कीमत पर भी हो उसे अक़्दे निकाह के लिए राज़ी कर लिया जाए। आन की आन में शाही कारिंदों का एक दस्ता बूढ़े शख्स के मकान पर पहुंचा और उसे बादशाह की तलबी का फरमान पहुंचाया। बादशाह का हुक्म सुनते ही दहशत से उसके चेहरे का रंग फिक हो गया। भतीजी ने चचा की परेशानी देखकर घबराए हुए अंदाज में दरियाफ्त किया, दरवाज़ा पर आकर किसने आपसे क्या कह दिया कि आप इस कदर परेशान नजर आते हैं? चचा ने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया, शाही कारिंदे आए हैं। बादशाह ने अभी मुझे दरबार में तलब किया है। दिल धड़क रहा है कि कोई बला तो नहीं नाजिल होने वाली है। समझ में नहीं आता क्या करूं? भतीजी ने तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह अपने हबीब का सदका अता फरमाए। बादशाहों की तलबी खतरे से खाली नहीं होती। मसलहत यही है कि आप अल्लाह का नाम लेकर तशरीफ़ ले जाएं, वरना उसके बाद हुकूमत का कहरो जबर हरकत में आ जाएगा और वो सूरत हाल अफसोसनाक और हतक आमेज होगी। कारिंदे दरवाजे पर खड़े थे। धड़कते हुए दिल के साथ बूढ़ा चचा उनके हमरा हो गया। भतीजी दरवाजे तक रुखसत करने आई और खैर आफियत की दुआ करते हुए वापस चली गई। इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ बादशाह और वजीर ने बूढ़े शख्स का खैर मुकद्दम किया। शाही नशिस्त गाह के करीब एक कीमती और सोने के काम वाले तख्त पर उसे जगह दी गई। बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के ये शाही एजाज़ देखकर वो दरियाए हैरत में डूबता जा रहा था। जब उसकी घबराहट दूर हो गई तो वजीर ने उसे मुखातिब किया, इस वक्त आपकी किस्मत का सितारा औज पर है कि बादशाही मुअज्जम ने मलका सल्तनत बनाने के लिए आपकी भतीजी को मुंतखब फरमाया है। आप खुशी से इस पैगाम को कबूल करके ताज शाही का एहतराम बजा लाइए। ये पैगाम सुनकर फरते हैरत से बूढ़े की आवाज़ हल्क में फंस गई। अपने शऊर की बिखरी हुई तवानाइयों को समेटकर बड़ी मुश्किल से ये जवाब दिया, जहां पनाह के एहसान से हमारी गर्दन हमेशा खम रहेगी कि उनकी चश्मे इल्तिफात ने हमें फ़ख्र व एजाज़ का एक सुनहरी मौका मरहमत फरमाया। लेकिन एक गरीब की तरफ से ये माजरत कबूल की जाए कि हम अपने आप को इस शाही एजाज़ का मुस्तहिक नहीं समझते। ये जवाब सुनकर शिद्दत गैज़ में वज़ीर की आंखों से चिंगारी फूटने लगी। गरजती हुई आवाज़ में उसने कहा, इज़्ज़त व वक़ार के साथ उसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए अगर तुम तैयार नहीं हो तो याद रखो कि सुबह होने से पहले पहले तुम्हारी भेजी हरम सराय शाही की जीनत बना ली जाएगी। वज़ीर की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर बूढ़ा शख्स कांप उठा। लर्जते हुए होंठों से कहा, वो मेरे ज़मीर की आवाज़ थी जिसका मैंने इजहार किया है। शाही कहरो जबर का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। अगवा का हुक्म न दिया जाए।
मैं अपनी भतीजी को दुल्हन बनाकर रुखसत करने को तैयार हूँ। वजीर का गुस्सा उतर गया। बादशाह के चेहरे की शिकन भी मिट गई। रात गए तक बूढ़े चचा के इंतजार में भतीजी बैठी हुई थी। कदमों की आहट पाते ही दरवाजा खोल दिया। बेताबी के साथ खैरियत दरियाफ्त की। चचा ने भराई हुई आवाज के साथ सारा माजरा कह सुनाया। सूरत हाल मालूम करने के बाद लड़की ने एक ठंडी सांस ली और कहा, आप निदामत व पशिमानी महसूस न कीजिए, आपकी ज़बान पर मैं जिंदा दरगोर होने के लिए तैयार हूँ। बिल आखिर चंद दिनों के बाद शाहाना शान शौकत के साथ शादी की तकरीबें अंजाम पजीर हुई। सारा शहर जश्न मुसर्रत में डूब गया। दमे रुखसत मुहाफे में बैठे हुए चचा से कहा, दरवाजे पर बैठकर मेरा इंतजार कीजिएगा, मेरा मुकद्दर मुझे जल्द ही वापस लाएगा। दुल्हन की पालकी जैसे ही शाही महल के दरवाजे पर पहुंची, कनीज़ों और खवासों के हुजूम ने चारों तरफ से घेर लिया और फूलों की बारिश में उसे हरम सराय खास तक ले गईं। शबे ज़फ़ाफ से पहले दुल्हन को मलका बनाने की रस्म अदा की गई। बादशाह ने इस तकरीब में अपना वो ताजी शाही उतार कर दुल्हन के सर पर रख दिया जिसमें करोड़ों रुपए के जवाहरात जुड़े हुए थे। अब वो सौदागर की बेटी नहीं थी, एक बहुत बड़ी सल्तनत की मलका थी। सारा महल उसके रुख की चांदनी से जगमगा उठा था। परवाने की तरह बादशाह की शीफ्तगी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। एक लम्हे के लिए भी इसे मलका की जुदाई गवारा न थी। नसीम ऐश की मौजों से खेलती रही। बिल आखिर एक वक्त ऐसा आया कि शाही महल की दीवारों पर से चांदनी ढलने लगी। बहार का मौसम सहने चमन से रुखसत होने लगा। लाला की तरह इश्को वारफ्तगी की दहकती हुई आग अब आहिस्ता आहिस्ता रात में तब्दील होने लगी। बादशाह के इस्तिराबे शौक का चढ़ा हुआ दरिया उतरने लगा। मलका भी खोई खोई ही रहने लगी। वही मलका जिसके बगैर एक लम्हा भी दिल का शाक गुजरता था। अब कई कई दिन तक बादशाह को इससे मुलाकात की फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन मुंह लगी हुई कनीज की ज़बानी मलका को शाही महल के तमाम पोशीदा राजों की इत्तला मिल गई। उसे मालूम हुआ कि दर्जनों रानियां महल के किसी खुफिया मकाम पर गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। बादशाह हर साल 6 महीने के बाद एक नई दुशेज़ा को अपने हरम सरा में दाखिल करता है और जब हवस की प्यास बुझ जाती है तो महल के किसी तहखाने में उसे कैद कर देता है। मलका एक दीनदार पारसा औरत थी। इश्क़े रसूल का सोजो गुदाज उसे अपनी माँ के वर्से में मिला था। अल्लाह की गैबी कारसाजी पर उसे भरपूर एतमाद था। नामालूम तौर पर उसे यकीन रहने लगा कि किसी दिन खूनखार इफरियतों का ये तिलिस्म टूट कर रहेगा। महल के खौफनाक हालात मालूम करके कभी कभी उसका खून जोशे इंतकाम से उबलने लगता। एक दिन बादशाह सैरो शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। सारा महल खाली था। एक कनीज जो इस खुफिया मकाम से वाकिफ थी जहां रानियों को कैद रखा जाता था, रात की तन्हाई में मलका के पास आई और राजदाराना लहजे में कहा, आपकी इबादत और रियाजत और अल्लाह परस्ती के तकद्दुस ने हमें आपका गिरवीदा बना लिया है। आपकी ज़ात सारे महल की मर्जाए अकीदत बनती जा रही है। आज पहली बार ये राज आप पर मुनकशिफ कर रही हूँ कि बादशाह के एतमाद के नतीजे में सिर्फ तन्हा मुझको ये मनसब अता किया गया है कि मैं इस कैद खाने से राब्ता रखती हूँ। जहाँ आपकी तरह रानियाँ कैद हैं, वहाँ एक लड़की आपसे बहुत करीबी ताल्लुक़ रखती है। आपका नामो निशा मालूम करके वो चौंक गई और बेतहाशा फूट फूट कर रोने लगी। आपकी मुलाकात के लिए वो इंतहाई बेचैन है। अगर आप तैयार हों तो निस्फ रात ढल जाने के बाद खुफिया रास्ते से आपको कैद खाने की सैर करा दूं। मलका ये सनसनीखेज खबरें सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। नामालूम तौर पर उसके दिल में उन मजलूम औरतों से मिलने का इश्तियाक जाग उठा। दिल की एक खामोश तहरीक पर उसने कनीज को मुखातिब करते हुए कहा, मजलूमों से हमदर्दी इंसान का सबसे बड़ा जौहर है। ज़रूर मुझे इस तहखाने में ले चलो। शायद मेरा अल्लाह मुझे उसकी तौफीक अता फरमाए कि मैं उन्हें इस अजाब से निजात दिला सकूं। मलका के इस जवाब पर कनीज की मुसर्रत की कोई इंतहा नहीं थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ी मुहिम सर कर ली है। दूसरे दिन अली सुबह नमाज से फरागत के बाद कनीज की रहनुमाई में मलका इस खौफनाक तहखाने की तरफ रवाना हुई। कनीज बहुत सारे पुरपीच रास्तों और जीनों से गुजारते हुए एक मकाम पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुअद्दब होकर मलका से कहा, तहखाने के दरवाजे पर मुसल्लह सिपाहियों का हर वक्त पहरा रहता है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मलका के चेहरे पर किसी अजनबी मर्द की नज़र पड़े, इसलिए आप नकाब डाल लीजिए और मेरे बाजू के सहारे आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाइए। कनीज की दरखास्त पर मलका ने अपना मुंह छुपा लिया। अब रास्ते का नशीबो फराज निगाहों से यकलख्त ओझल हो गया। कनीज के सहारे अब मलका आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तय कर रही थी।
काफी दूर चलने के बाद एक जीना मिला। जैसे ही जीने की आखिरी सीढ़ी पर मलका ने कदम रखा, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ दूर चलकर कनीज ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही कनीज ने मलका से कहा, अब अपना निकाब उलट दीजिए, हम लोग तहखाने में पहुंच गए हैं। मलका ने निकाब उलट दिया। नजर उठाकर देखा तो सामने कोठड़ियों का एक सिलसिला दूर तक चला गया था। कुछ औरतें मगमूम व उदास बैठी हुई थीं। मलका को देखते ही वो उठकर खड़ी हो गईं। एक उधेड़ उम्र की औरत ने मलका के पास पहुंचकर इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, महल में आए हुए शायद आपको 6 महीने हो गए हैं। मलका ने हैरत से दरियाफ्त किया, आपके इस सवाल का मतलब मैं नहीं समझ सकी। औरत ने जवाब दिया, मतलब ये है कि हर 6 महीने के बाद यहाँ के दस्तूर के मुताबिक नई मलका को इस कैद खाने में पहुँचा दिया जाता है, फिर उसके बाद ताउम्र यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। मलका ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो महल की एक कनीज यहाँ सैर कराने के लिए लाई है और मैं खुद इस जज्बे में आई हूँ कि आप लोगों से मिलकर खुलासी की कोई राह निकाल सकूँ। उधेड़ उम्र की औरत ने इजहार हमदर्दी के अंदाज में कहा, वो फरेबकार यही कहकर सबको यहाँ ले आती है और दरवाजे तक पहुँचाकर गायब हो जाती है। अब आप अपने सीने पर सब्र की सिल रख कर यहाँ रहें, आपकी वापसी नामुमकिन है। ये सुनते ही मलका ने पीछे पलटकर कनीज को आवाज दी, लेकिन कनीज जा चुकी थी, दरवाजा बंद हो गया था। अब अपनी जिंदगी का अंजाम सोचकर मलका का खून सूखता जा रहा था। अचानक एक बहुत बड़े सदमे की चोट वो अपने आप को संभाल न सकी और गश खाकर गिर पड़ी। तहखाने की औरतों ने मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद मलका को होश आ गया। 1-2 रोज तक मलका की बेचैनी इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त थी। किसी पहलू इसे करार नहीं मिल रहा था। अधेड़ उम्र की औरत ने दूसरे दिन मलका को तसल्ली देते हुए कहा, बहन, बिला वजह अपने आप को हलाक मत करो। शुरू में हर औरत के दिल की यही कैफियत होती है, फिर बाद में इस तहखाने से तबीयत मानूस हो जाती है। इस तहखाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जगह जगह औरतें कैद हैं। अगर तबीयत काबू में हो तो चलो तुम्हें सैर करा लाएं, इस तरह तुम्हारा जी बहल जाएगा। मलका ने सर हिलाकर इस बात में जवाब दिया और इस औरत के पीछे पीछे चल पड़ी। तहखाने के मुख्तलिफ हिस्सों की औरतों से उसने मलका का तारुफ कराया। सब ने एक नया कैदी समझकर मलका को तसल्ली दी और उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया। तहखाने के आखिरी हिस्से से गुजरते हुए मलका की नज़र एक नौजवान औरत पर पड़ी जो सजदे की हालत में रो रही थी। गैर महसूस तौर पर मलका का दिल उसकी तरफ खींच गया। उसने अपनी साथ वाली औरत से कहा, तकलीफ ना हो तो यहाँ रुक जाओ, ये कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। बेसाख्ता उसकी तरफ दिल खींच रहा है। मलका की दरखास्त पर साथ वाली औरत रुक गई। थोड़ी देर बाद उसने सजदे से सर उठाया। जैसे ही दुआ मांगकर फारिग हुई, मलका ने कमरे में दाखिल होकर उसे सलाम किया। नज़र से नज़र का मिलना था कि थोड़ी देर के लिए दोनों पर एक सकता का आलम तारी हो गया। वक्फे के सकूत में हैरत ज़दा आंखें देर तक एक दूसरे का मुंह तकती रहीं। इस आलम में मलका के मुंह से एक चीख निकली, गजाला। इधर से आवाज़ आई, बड़ी आपा, और दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो गईं। देर तक दिलों का तूफान और अश्कों का समंदर बहता रहा। उधेड़ उम्र की औरत के लिए ये वाकया एक मौमे से कम नहीं था। उसने हैरत के साथ दरियाफ्त किया, मलका, इस मजलूम लड़की से तुम्हारी कब से जान पहचान है? फरते तासुर से मलका बहुत देर तक खामोश रही। थोड़ी देर के बाद जज्बात पर काबू पाते हुए उसने अपनी दर्द अंगेज कहानी सुनाना शुरू की। ये मेरी हकीकी छोटी बहन है। हम लोगों का आबाई वतन खुरासान के एक देहात में था। हमारे वालिद दीन के बहुत बड़े आलिम और निहायत आबिद व जाहिद शख्स थे। इश्क़ रसूल तो उनके रगो पे में इस दर्जा सरायत कर गया था कि हर वक्त तसव्वुर जाना में उनकी पलकें भीगी रहती थीं। रात का पिछला पहर उनके गिरिया शौक के लिए बामकसद वक्त होता था। उनके बाल बाल से सोजो गुदाजे इश्क़ की चंगारी फूटी पड़ती थी। जहां हम दोनों बहनों ने कसीदा बुर्दा शरीफ का पहला मतला शुरू किया और उनके दिल के समंदर में तूफान उठने लगता था। फैज़ान इश्क की तजल्ली जब उतरनी शुरू होती थी तो खुद हमारी आवाज़ रिक्कत अंगेज कैफियत में डूब जाती थी। कसीदा बुर्दा शरीफ तमाम हो जाने के बाद वो बारगाहे रिसालत की तरफ रुख करके खड़े हो जाते थे और निहायत दर्द व कर्ब के साथ सलूज़त व सलाम की नज़र पेश करते थे। बसा औकात तो ऐसा मालूम होता था कि बहरो बर और दश्तो जबल के सारे फासले मिट गए और हुजूर जाने नूर की सुनहरी जाली के बिल्कुल करीब खड़े होकर हम अर्ज़े मुद्दा कर रहे हैं।
वालिद बुजुर्गवार छोटी बहन से बहुत ज़्यादा मानूस थे और फरमाया करते थे कि उसकी पेशानी में अबदी सआदतों का नूर देखता हूँ, वो फजलो शरफ के आसमान की मुश्तरी है। एक साल ऐसा हुआ कि हज का मौसम आते ही वालिद मोहतरम का जज्बा शौक ताबे ज़ब्त से बाहर हो गया। ज़रा सी हवा लगते ही दबी हुई चिंगारी दहकने लगी। अचानक उन्होंने दयारे हबीब के मुकद्दस सफ़र का इरादा कर लिया। सारे खुरासान में वालिद साहब के सफ़रे हरमैन की धूम मच गई। गांव-गांव से ज़ायरीन का एक तांता बंध गया। मुतवस्सिलीन और मोतक़िदीन की एक बहुत बड़ी तादाद वालिद साहब के शरीके सफ़र हो गई। इंतज़ार करते करते बिल आखिर वो शाम आ ही गई जिसकी सहर को तमन्नाओं के हुजूम में वालिद बुजुर्गवार का काफिला आमादा सफ़र होने वाला था। रात को अचानक छोटी बहन बजिद हो गई कि वो भी हिजाज के मुकद्दस सफ़र में वालिद साहब के साथ रहेगी। उसका मचलता हुआ नाज वालिद साहब से नहीं देखा गया। चुनाचे सुबह होते होते वालिद साहब ने उसे भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया। फजर तुलू होते ही नमाज से फारिग होकर आज़मीन हज का मुकद्दस काफिला हिजाज की तरफ रवाना हो गया। जब तक काफिले की गिर्द नजर आती रही, अश्कबार आंखों से मैं उसे देखती रही। जब काफिला निगाहों से ओझल हो गया तो मैं हसरत भरी मायूसी के साथ दरवाजे से वापस लौट गई। चूंकि कई साल पेशतर हमारी वालदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो चुकी थीं, इसलिए मैं वालिद बुजुर्गवार की वापसी तक अपने चचा के घर चली गई। काफिले की वापसी के दिन जब करीब आए तो मेरी मुसर्रतों की कोई इंतहा नहीं थी। जिंदगी में पहली बार वालिद बुजुर्गवार को इस दियारे अक़दस की हाज़री नसीब हुई थी, जहाँ के तसव्वुर से उनकी आरजुओं की दुनिया आबाद रहा करती थी। शौक की अमंगों में डूबकर मैंने खैर मुकद्दम की तैयारियां शुरू कर दें। आंगन से लेकर बाहर तक सारा घर साफ सुथरा करके चमन बना दिया। शहनशीन जो वालिद साहब की नशिस्तगाह थी उसे दुल्हन की तरह सजा दिया था। एक दिन ये खबर मौसूल हुई कि कल सुबह तक काफिला आबादी में दाखिल हो जाएगा। इंतज़ार शौक में इस रोज़ रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह तुलू होते ही हर तरफ से काफिले की आमद का शोर बरपा हुआ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर रहगुजर की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी दीदा शौक व कए हुए अपने बाप के मुकद्दस कदमों के गुबार का इंतज़ार कर रही थी कि काफिले का एक शख्स अपने सर पर खाक डालता हुआ आया और उसने मुझे ये लर्जा खेज खबर दी, अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक दे। ये खबर देते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम और तुम्हारी छोटी बहन को डाकुओं ने हलाक कर दिया है। उसकी ज़बान से ये फ़िक्रा सुनते ही मैं गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। सारे घर में कहराम मच गया। दिन दिहाड़े हमारी आरजुओं का खून हो गया। मैं अपनी माँ की यतीम तो थी ही, अब अपनी समझ में बाप की भी यतीम हो गई। इसलिए चचा ने मुझे अपनी कफालत में ले लिया। चचा भी इस वाक़या से इतने दिल शिकस्ता हो गए थे कि उन्होंने आबाई वतन छोड़ दिया और समरकंद में रिहाइश इख्तियार कर ली। मलका ने अपनी दर्द अंगेज़ कहानी ख़त्म करते हुए कहा कि यहाँ तक तो मुझे मालूम था, उसके बाद का वाक़या मुझे मालूम नहीं कि वालिद साहब कहाँ हैं। मेरी छोटी बहन गज़ाला उस तहखाने में कैसे पहुँची, इसे तो गज़ाला ही बता सकती है। इस उधेड़ उम्र की औरत के इसरार पर हमें इन्हें किराम। कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज़ मोरल स्टोरीज़ के साथ। हर रोज़ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।